नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत बेहद ही नाजुक है। आपको बता दें, 89 वर्षीय कल्याण सिंह का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है और ऐसे में कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा चिंतित हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत भर में अगणित लोग कल्याण सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी और अन्य लोग उनसे मिलने अस्पताल गए थे। मैंने अभी उनके पोते से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। अगले ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह के साथ मेरी बातचीत की कई यादें भी हैं और कई यादें जीवन में वापस भी आ सकती हैं और उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। बता दें आपको ये भी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फोन पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार उनसे अस्पताल मिलने जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 पर देश भर में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक दिन पहले की बात करें तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के तहत मोदी सरकार ने नई कोरोना इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया था। बताते चले ये भी कि 23,220 करोड़ रुपए के इस पैकेज का एक अहम पहलू बच्चों पर फोकस होना है। इस पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र की ओर से और जबकि 8,000 करोड़ रुपए का योगदान राज्यों की ओर से किया जाएगा। बता दें, इसके तहत वैसे जिलों में 5,000 और 2,500 बेड वाले फील्ड अस्पताल बनाने का भी प्रावधान है और कोरोना की ज्यादा संख्या हो जाए। और पैकेज की एक बड़ी बात यह भी है कि देश के हर जिला अस्पताल में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता विकसित की जाएगी। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी महसूस की गई थी और पैकेज के तहत आवंटित पैसों को 31 मार्च के पहले खर्च करने की योजना भी है। और पिछले साल की बात कर लेते हैं। पिछले साल भी ऐसी ही एक योजना के तहत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बता दें, पैकेज का फायदा ये हुआ कि देश भर में ऑक्सीजन बेड की संख्या 50,000 से बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गई थी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सबसे करीबी दोस्त रूस के घर में उसे खरी खरी सुनाई। आपको बता दें, यहां खरी खोटी सुनाई गई है और यहां एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 1 साल से भारत चीन संबंधों को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि बीजिंग सीमा मुद्दे पर समझौते पर ध्यान ही नहीं दिया है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों की नींव तक हिला दी है। मॉस्को में प्रीमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में चीन भारत संबंधों पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने यह बात कही और एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 40 वर्षों में चीन के साथ भारत के रिश्ते लगभग स्थिर रहे और दोनों के बीच थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहा, लेकिन आमतौर पर अगर बात करें तो संबंध बेहतर ही रहे। और ऐसे में पिछले 1 साल से सीमा विवाद के कारण दोनों के रिश्ते को लेकर चिंता बढ़ी है क्योंकि चीन ने अपनी तरफ से सीमा को लेकर समझौतों का सम्मान नहीं किया और दोनों के बीच भरोसे पर असर पड़ा है। दरअसल यहां पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने फरवरी और पेंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तट से सैनिकों और हथियारों की तैनाती वापस ली है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और ये मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हो रही है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है और पुलिस ने यहां सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा भी संभाला हुआ है। और पिछले अगर 24 घंटे की बात करें हम तो यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह तीसरी बार मुठभेड़ है। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के जोदार इलाके में घेराबंदी करते हुए तलाश अभियान शुरू किया था और ऐसे में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। आखिरी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वहां आखिरी रिपोर्ट मिलने तक सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे।
उधर ट्विटर की मनमानी लगातार जारी है और इस बीच नए आईटी मंत्री ने ट्विटर को लेकर अपना सख्त रुख दिखाया है। आपको बता दें, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी व्यापार करना चाहती है तो उसे भारत सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करना होगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये टीम एक नए भारत के निर्माण की टीम है। इसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस को इस रीशफल की चिंता को छोड़कर अपने संकुचित होते जनाधार के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है और जबकि 7 वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पदोन्नत भी किया गया है और इसमें इन सब के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, उधर लोकसभा सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है। सुनते हैं इस पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए। उनका निधन बड़े दुख का समाचार है। उन्होंने बहादुरी से अपनी बीमारी का मुकाबला किया, पर अंत में एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को और कांग्रेस पार्टी को हुई है। वो एक लोकप्रिय नेता थे और सही माने में उनसे बड़े कद का कोई भी नेता प्रदेश में किसी भी दल में नहीं था। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है अपने लंबे राजनीतिक जीवन में, जो लगभग 6 दशक रहा, और उनका योगदान हिमाचल के विकास के अंदर, वो प्रदेश को समझते थे, उसकी प्राथमिकताओं को समझते थे, वो चिरस्मरणीय रहेगा। मैं यही कह सकता हूं अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हुए कि उनकी याद आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष भी किया और काम किया। देखिए, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। रसोई गैस की ही पिछले कुछ महीने में 140 रुपये उनकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस साल 2021 में 60 बार से ऊपर सरकार ने बढ़ोतरी की है और जो सेंट्रल एक्साइज का और ये ड्यूटीज़ का पैसा है वो केंद्र सरकार के पास जाता है, वो राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता और कोई सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि क्यों बढ़ाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी कच्चे तेल की कीमत $75 है और दिल्ली के अंदर 100 रुपये पे पेट्रोल, 98 रुपये पे डीजल। ये आम नागरिक पर, जनता पर बहुत क्रूर चोट है। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ी है। एक तरफ कारोबार टूटे हैं, रोजगार टूटे हैं, लोगों की आमदनियां खत्म हुई हैं पिछले साल से, कोरोना पेंडेमिक, लॉकडाउन्स के बाद सरकार ने कोई राहत नहीं दी। पर साथ ही साथ जो लोग एक बहुत बड़े बोझ के अंदर थे, किस तरह से अपने घर बार का खर्चा को संभालें, उन पर ये निरंतर और वजन बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार को सोचना है और उस सरकार की कमियां, पेशियां और गलतियां देश के सामने हैं। चाहे वो कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें जो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, वैक्सीनेशन में जिस तरह की गलतियां की हैं, दसियों हजार लोग मरे हैं, अभी भी गिनती चल रही है देश के अंदर, और सरकार ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये सारे विषय उठेंगे। महंगाई का भी विषय उठेगा, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, विषय उठेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बातें हैं। और यूपी के बलिया में 17 ब्लॉकों में चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन हुआ और 6 ब्लॉक में सिर्फ एक प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने से वहां निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ। आपको बता दें, 6 ब्लॉकों में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा हुआ है। तय समय में सिर्फ एक नामांकन पत्र ही भरे जाने के बाद इन ब्लॉक कार्यालयों पर विजय प्रत्याशियों का जश्न भी शुरू हो गया और वहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल भी लगाए।
मतलब आपके अलावा अभी कोई कैंडिडेट दूसरी पार्टी का नहीं, कोई नहीं, जो है नहीं आया, कोई नहीं। तो अभी क्या सपने हैं आपके अपने ब्लॉक को लेकर और किस तरीके की समस्याएं हैं और कैसे समाधान करेंगे? ब्लॉक में जो भी समस्याएं हैं उसका मैं समाधान करने का प्रयास निरंतर करता रहूँगा। तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोग जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हम जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख? जी जरूर, बीजेपी हर जगह जीत रही है। बिरवार ब्लॉक से जी, आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि आज निर्विरोध आप चुनी गए? इसके पहले हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे स्वर्गीय रण बहादुर सिंह जी, वो 20 वर्ष तक इस ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। उसके बाद ये हमको मौका मिला है, उस अधूरे कार्यों को पूरा करने का मौका मिला है, मैं उसको पूरा करूँगा। सरकार का पूरा फोकस रहता है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास कर सके और ग्रामीणों की अपनी समस्याएं होती हैं, तो बतौर ब्लॉक प्रमुख आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? ऐसा है कि मैं 20 वर्ष से लगातार सूर्यपुरा गांव का प्रधान रह चुका हूं और मैं कोशिश करूंगा उस आदर्श गांव को देखते हुए पूरे समाज के लोगों ने मुझे इस दायित्व को दिया है, निर्विरोध बनाया है, उसी तरह से पूरे गांव जो सूर्यपुरा गांव का मैंने जिस तरह का विकास किया है, चौतरफा विकास किया है, उस तरह से बिरवारवी ब्लॉक का भी मैं विकास करूँगा। और वहीं लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अब एक बार फिर से तेज प्रताप चर्चा में है। और अब इस बार आपको बता दें वो इसीलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू कर दिया है और अपना कारोबार LR यानी कि लालू राबड़ी राधाकृष्ण नाम से शुरू किया है। आपको बता दें इसमें LR का मतलब ये है कि लार्जेस्ट रीच, यानी कि अब LR का मतलब ये है कि लार्जेस्ट रीच। और इस अगरबत्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे मंदिर में चढ़ाने वाले फूलों से बनाया गया है। आपको बता दें तेज प्रताप की माने तो ऐसी अगरबत्ती उन्होंने मथुरा वृंदावन में खरीदी थी और दिल्ली के एक दोस्त की अगरबत्ती फैक्ट्री में बनते देखी तो यहाँ उसे प्रभावित होकर पटना में आयुर्वेदिक अगरबत्ती बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के नाम वाले लालू जी के नाम पर फैक्ट्री लगाई है। आपको बता दें प्रताप का दावा यह है कि उनकी एक अगरबत्ती को जलाने पर 10 दिन तक उसकी महक कमरे में रहती है। लालू यादव जब रांची जेल में बंद थे तो तेज प्रताप ने ये अगरबत्ती अपने पिता को दी थी। उनका इस मामले में ये कहना है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि ये अगरबत्ती थोड़ी महंगी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जल्द ही सस्ती अगरबत्ती का निर्माण भी शुरू होने वाला है ताकि आम गरीब लोगों तक ये अगरबत्ती पहुंच सके। धूप से, अगरबत्ती से, हवन सामग्री से, इस सब से हमको लगाव रहता था। तो वृंदावन हम जाते थे तो वहाँ देखते थे इस तरीके का शॉप हुआ करता था, अगरबत्ती का, धूप का, परफ्यूम का। तो खुशबू का इस दुनिया में अलग ही एक पहचान होता है। तरह तरह का खुशबू है, अगरूद है, नाग चंपा है, पारिजात है, लेवेंडर है, लेमन ग्रास है, तो बहुत तरीके का फ्रेग्रेंस है जो कि आपको पता भी नहीं है कि कितना तरीके का फ्रेग्रेंस है। और भी नया नया रिसर्च होते रहता है तो नया नया फ्रेग्रेंस आते रहता है। तो अगरबत्ती का जो है कि और मेन है कि एक हमारा मित्र है जो कि दिल्ली में है, तो उसका अगरबत्ती का फैक्ट्री का हमने विजिट किया तो फ्लावर से बनाया अगरबत्ती बनाता है वो भी। तो उससे हम इंस्पायर हुए कि मंदिर वगैरह जो है, मंदिर हो गया तो जो फूल जो भगवान को चढ़ता है तो वेस्ट में चला जाता है, नदी में, तालाब में, सब जगह वेस्टेज हो जाता है। तो उसको हमने कलेक्ट करवाने का काम किया। कलेक्ट करवा के धूप में सुखा करके उसको पिसवा करके उसका पाउडर तैयार करके और फ्रेग्रेंस वगैरह सब मिला के उसको अगरबत्ती का निर्माण कराने का हमने काम किया अपना यही स्टोर पे। पता चल गया बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो है आयुर्वेद का जो आपका जो अगरबत्ती है चाहे धूपबत्ती है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा मथुरा लाने के लिए, दिल्ली जाना पड़ेगा और हमको पटना में मिल रहा है। तो रेट तो कहाँ है, 90 रुपया का भी हम लोगों के पास अगरबत्ती है। बताइए यहाँ से मथुरा जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो कितना किराया लगेगा और आने जाने में उसके हिसाब से कोई रेट ही नहीं है। धर्मनगरी चित्रकूट में शुक्रवार से शुरू हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में आगामी कार्य की योजनाएं तय की जाएंगी। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के बाद सामान्य होते जनजीवन के बीच शाखाओं के संचालन और शिक्षा वर्ग पर विचार होगा और इसी के साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सेवा कार्यों की तैयारी
इसके साथ साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। बता देते हैं आपको ये कि संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर के मुताबिक 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक में संघ संचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तायत्र होसवाले और सभी 5 सह सरकार्यवाह इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 7 कार्य विभाग के प्रमुख और सह प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और 12 जुलाई की बात करें तो देश भर के सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक आभासी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद तस्वीर का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यहां कृषि कानूनों की कर लेते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है और इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 8 महीने से यह आंदोलन सरकार का आदेश पालन करने के लिए नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अभी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए गए और हमें प्रदर्शन खत्म करने के लिए कह रहे हैं। किसान पिछले 8 महीने से सरकार का आदेश पालन करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई शर्त लागू नहीं करना चाहिए। है कि 1 साल ये उनकी सैलरी दे दें, उनका रख रखाव कर दें, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब मंडियों में पैसा ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी मंडी पूर्ण रूप से, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये तो सबको पता है। मंडी एक प्लेटफार्म है, अपना माल किसान बेचता है वहां रख के, वो एक प्लेटफार्म है, वहां पे बेचता है, वो उसको किराया देता है। बाहर वो फ्री है, व्यापारी बाहर से खरीद करेगा, मंडियों में उनकी दुकानें रहेगी और मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो हाल बिहार का हुआ है वही हाल पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश की जो मंडियां है उसका हाल होगा। और सैलरियां दे के मंडी पे कर्जा हो जाएगा, उसे फिर कहेंगे जी मंडी पे नहीं कर रही, मंडी को पूर्ण रूप से बंद कर दो, ये हाल होगा। इससे पूर्ण रूप से हम इससे सहमत नहीं है। और वो पूरा जो 1 लाख करोड़ रुपया है, ये भाव तो दे नहीं रहे, ये कहां जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया? हमने ये कहा कि जो एमएसपी है उसकी आप गारंटी दे दो, जो माल खरीदेगा वो पैसा देगा हमारा, मंडी रहेगी हम उसको टैक्स देंगे। तो ये कहा ना हमने, तो ये मंडी से बाहर खरीद करेंगे। अभी भी मंडी से बाहर खरीद हुई, बहुत सी मंडियों के बाहर खरीद हुई, प्राइवेट मंडियां खुली है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की मंडी थी ये सारी रूप से खत्म होगी ये है। और बातचीत का जहां तक सरकार का है, बातचीत वही कर लो। बातचीत तो आपने 6 महीने से नहीं करी, आपको जब मन करता हो सरकार को जब बातचीत शुरू कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत नहीं करेंगे कि सरकार कंडीशन रखेगी हम बात करेंगे, उस पर तो बात नहीं होगी। एपीएमसी का जहां तक होंगे खत्म हो जाएंगी, ये हमारा सवाल है। और सरकार को जब चाह वही बात कर ले, सरकार को यही है। जहां तक आंदोलन, जब तक सरकार चाहेगी जब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में आंदोलन। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों को चिंता ही नहीं है। तो यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रही है। किसान काफी समय से प्रदर्शन पर लगा है और लगातार किसान आंदोलन भी जारी है। उन्होंने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। तो बहुत ही बुरा अनुभव हो चुका है, चाहे कोरोना 1 हो या कोरोना 2 हो, दोनों फेज को लोगों ने देखा है। कोरोना 1 की भी कोई तैयारी नहीं थी और कोरोना जो नंबर 2 फेज आया उसकी तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी। बताइए, हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने आप को आत्मनिर्भर कहता है, और हम ऑक्सीजन भी अपने मरीजों को नहीं दे पाए, उनकी जान नहीं बचा पाए, दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सके, उनके लिए बेड मुहैया नहीं कर सके, अस्पताल मुहैया नहीं कर सके। उसके बाद भी हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। थे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये मोदी सरकार वही काम कर रही है। एक तो गैर संवैधानिक काम इन्होंने ये किया कि एग्रीकल्चर बिल पास किया
केंद्र सरकार ने, जो सभी लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें काम बटे हुए हैं। एग्रीकल्चर वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये अपना सुझाव भेज सकते थे, अपनी राय दे सकते थे, लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती 3 कानून लागू करके ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि 7-8 महीने हो गए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, उनको शांत करने के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ आश्वासन पर हर वर्ग ये कह रहा है कि ये सरकार जो भी वादा करती है, 2014 से लगातार इस देश के लोग देख रहे हैं कि जो भी वादा इन्होंने किया है उसको पूरा नहीं किया है, तो फिर इस पर कैसे विश्वास करें। वहीं दिल्ली के ओखला फल और सब्जी मंडी में महंगाई बढ़ने और खरीदार कम होने से बिक्री कम हो रही है। और यहां एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि काम पहले से बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी कम है। आपको बता दें, ग्राहक गांव से वापस नहीं आए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भी महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। माल यहां आते हैं तो माल आते ही महंगा हो जाता है। ज्यादा फर्क पड़ रहा है काम पे, काम है ही नहीं, पब्लिक है नहीं, खाने पीने वाले नहीं है तो पब्लिक माल कहाँ से बिकेगा। पीछे से महंगाई इतनी आ रही है कि आते आते माल इतना महंगा हो जाता है कि वहाँ से चलता है 1 रुपए किलो तो यहाँ पड़ता है 10 रुपए किलो का आगे। वहाँ से आते रास्ते में इतना टैक्स बढ़ता है, इतनी पुलिस का खर्चा देना पड़ता है बहुत ही ज्यादा, तो इससे महंगाई बहुत ज्यादा आती है। माल यहाँ पे इतना महंगा हो जाता है, कोई भी सब्जी ले लो मंडी में, सब्जी कोई इस टाइम मंदी नहीं है, सारी सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है। जब लॉकडाउन चल रहा था समझ में आता था महंगाई है, अब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद भी वही हाल है, मद्दा कहीं पे नहीं आया, लॉकडाउन पे भी वही हाल है और खुल गया जब भी वही हाल है। अब फिर दोबारा सुनना है कि फिर लॉकडाउन लगने वाला है। ग्राहकों का क्या है, मंडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ग्राहक नहीं आ रहे, माल उनका बिक्री नहीं रहे, आगे तो ग्राहक कहाँ से आ जाएंगे, उनका आगे बिक्री नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है तो कहाँ से माल बिकेगा। लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही बेकार है, एक तरह का लोग बाग परेशान है बहुत ज्यादा। इस टाइम थोड़ा सही है, थोड़ा पहले से बेहतर है, अब लोग बाग कारोबार भी कर रहे हैं तो पहले से बेहतर है। मंडी में कस्टमर दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले? नहीं, पहले से तो कम से कम ना 70% कम है। हाँ, ग्राहक अपने गांव को गए हुए हैं, इसलिए वापस नहीं आए। को दिल में अभी लॉकडाउन का भय बैठा हुआ, डर बैठा हुआ कभी दोबारा लॉकडाउन लग जावे, इसलिए जनता परेशान है बहुत ज्यादा। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनसे इतना नुकसान है आम आदमी को, जो डेली के चलने वाले पैसेंजर अपनी नौकरी करते हैं उनको भी बहुत नुकसान है। जो पेट्रोल पहले 70, 72, 73 रुपये खरीदना पड़ता था, अब उस 100 के लपेट में बताओ पेट्रोल आ रहा, तो इसलिए नौकरी वाले को परेशानी है, उनको डेली। उधर पंजाब के बरनाला में एक होटल में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। बता दें, होटल के कमरे में व्यक्ति की लाश खून से लथपथ मिली, लाश के पास एक रिवॉल्वर भी मिली है। इस मामले में होटल मालिक ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद पूरी घटना की जांच की जा रही है। बता दें, यहाँ की मामले में स्पेशल फोरेंसिक टीम द्वारा हर पहलू से छानबीन की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने पहलू के तौर पर छानबीन के दौरान बताया कि मरने वाला व्यक्ति जिला मोगा का रहने वाला है और यहाँ किसी काम के सिलसिले में इस होटल में आया था और यहाँ आया था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत सिर में गोली लगने से हुई है और पूरी घटना की जांच भी की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक इनके साथ इनके ड्राइवर थे, तो उसके बाद इनके ड्राइवर बाहर गए थे। जब ड्राइवर वापस आए तो उन्होंने हमारे से की मांगी, मैंने वो आपके पास ऑलरेडी की है, कहते वो अंदर से लॉक है, तो इसलिए उन्होंने को मास्टर की दी। तो उन्होंने बाद में रूम चेक किया तो देखा वो वहाँ पे नहीं, हमने नहीं देखा, पहले वो ड्राइवर और एक लड़का उनके साथ और था, उन दो ने देखा सबसे पहले। कैसे पता चला आपको? उनसे वही आया ना, उन्होंने हमारे से की मांगी, क्योंकि हमने तो एक बार रूम दे दिया था, उसके बाद वो बाहर चले गए थे ड्राइवर उनके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।